अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आवाज़ें बंद। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो यूनिट नंबर 15 है, 16 है, ये यूनिट नंबर 16 है, 16। यूनिट नंबर 16 हमने जो स्टार्ट किया था, तो यूनिट नंबर 16 में हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था मेरे ख्याल से, थर्मोडायनेमिक्स और उसके सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की कन्वर्जन के बारे में, रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जितनी भी जैसे गाड़ियां वगैरह होती हैं, हीट इंजन वगैरह होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के रूल के ऊपर काम करते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। 3 तरह के सिस्टम थे: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मटेरियल और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकती है तो ओपन सिस्टम। अगर मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है तो क्लोज सिस्टम। और अगर दोनों ट्रांसफर ना हो सके तो आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा याद आ गया सब कुछ? अच्छा, अब हमारे पास आज का टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना 4 प्रोसेस आएंगे: आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस आएंगे और इन 4 प्रोसेस को हम इंशाल्लाह अज़्ज़वजल डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो अब इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप तमाम बच्चे बातें बंद करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग डालें और लिखें: इट स्टेट्स दैट। इसमें लिखना भी हमें बहुत सारा है, लेकिन मैं जिस तरह लिखवाऊं रजिस्टर में उसी तरह लिखते जाना, क्योंकि ये आपको पूरे उसमें जो ना कराची में नोट्स आप ढूंढते रहेंगे, इतनी आसान वर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को जितने आसान वर्डिंग में मैं करके लिखवाऊंगा। इसको याद करना बहुत आसान होगा जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा प्रॉपर अंदाज में लिखो। थोड़ा सा लेक्चर लंबा बनेगा, हो सकता है ये 2 क्लासेस पर मुश्तमिल हो क्लास। आज क्लास शुरू हो, कल खत्म हो, लेकिन जो है मतलब मुसलसल नहीं, आज हम खत्म कर देंगे, फिर बाकी क्लास कल करेंगे, लेकिन जो है आप लोग को याद करने में आसानी होगी। बेटा लिखो इट स्टेट्स दैट, लिख लिया? अब इट स्टेट्स दैट के बाद इन्वर्टेड कॉमास में लाइन चेंज करके लिखो: total change in internal energy of a system, total change in internal energy of a system, total change in internal total change in internal energy, total change in internal energy of a system is equal to the total change in internal energy of a system, total change in internal energy of a system is equal to the amount of heat supplied to the system is equal to the amount of heat supplied to the system, amount of heat supplied to the system, amount of heat supplied to the system minus MINUS वाला minus amount of work done by the system। अभी जब मैं समझाऊंगा आप देखिएगा हाथ के हाथ याद हो जाएगा अभी आप लोगों को। माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन, माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन, माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। देख लिया? अब इसके नीचे हेडिंग डालें मैथमेटिकली लिख लो, बस ब्लैक पेन से लिख लो मैथमेटिकली बेटा। मैथमेटिकली करके नीचे में लिख लो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मैथमेटिकली करके नीचे में बीच में लिख लो डेल्टा यू इज इक्वल टू
मैथमेटिकली डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। उसके बाद आगे पैराग्राफ बना के नीचे से लिखो वेयर वेयर इस तरह लिख लो, वेयर डेल्टा क्यू amount of heat supplied, delta U change in internal energy और delta W work done by the system, delta W work done by the system, delta W work done by the system। अब मैं समझाता हूं इसको, और ये जब अभी आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि सर आसान नहीं बल्कि हद से ज्यादा क्या है आसान। बस मेन चीज ये इसके अंदर ना थ्योरी बहुत ज्यादा है, मतलब लिखने का प्रोसेस बहुत ज्यादा है। बाकी अभी आप लिख चुके हैं भाई, अभी तक देखिएगा तमाम के तमाम बच्चे। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के जरिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं, अभी नीचे मत देखिएगा। देखिए इमेजिन करें ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है जी। अब कोई सा भी हीट इंजन जब आप स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का हो, कार का हो या किसी का भी हो, तो सबसे पहले आप इग्निशन देते हैं। उसके नतीजे में सबसे पहले इंजन को चलाने के लिए हीट चाहिए होती है। स्टार्ट जब होता है तो असल में क्या अंदर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी जो भी व्हाटएवर है वो जलता है ना भाई। जलने का मतलब वो क्या कर रहा है, कंबशन कर रहा है। वो कंबशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बुनियादी तौर पे हीट दे रहा है। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी सिस्टम में क्या जाती है, हीट जाती है। ऐसे ही ना, तो आपका इंजन स्टार्ट ही हीट से होगा। ये जो डेल्टा क्यू है इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। बोलो डेल्टा क्यू को क्या कहेंगे, अगेन रिपीट करो, डेल्टा क्यू को क्या कहेंगे, डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अच्छा, जब आपने इसको हीट दे दी, जब आपने इसको क्या दे दी, हीट दे दी, तो इस हीट को देने के नतीजे में अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ऐसे ही ना, जब आप हीट दोगे तो अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में क्या आ जाएगा, यानी उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बेटा इधर फोकस करो, डिस्टर्ब नहीं करो क्लास में, इधर देखो। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, उससे मैं कह रहा हूं डेल्टा यू, यानी जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया इसे मैं कह रहा हूं डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू इज द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रिपीट करो, डेल्टा यू क्या है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द, डेल्टा यू इज द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ये पिस्टन भैया यहां से क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और इमेजिन करो ये मूव करके एक नए पॉइंट पे पहुंच गए। ये नया पॉइंट है इसका, ठीक है भाई। तो यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं कहूंगा ये इसने क्या कर लिया, वर्क डन। ये इसने क्या कर लिया, वर्क डन। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक इसने वर्क डन कर लिया। बोलो मुनासिब है। अच्छा, पहले अब तीनों को रिपीट करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू इज द, डेल्टा यू इज द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं बहुत बच्चों वाला, उम्मीद मुझे ये कि पूरी क्लास उसका सही जवाब देगी। इमेजिन करो मैंने डेल्टा क्यू इसको 100 जूल का दिया। जस्ट इमेजिन कि मैंने इसको डेल्टा क्यू कितने जूल का दिया, 100 जूल का।
और वर्क डन हो गया 10 जूल का, 10 जूल का वर्क डन हो गया। तो बताओ डेल्टा यू जो है उसमें उसको कितना हिस्सा मिलेगा? डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? 90। बिल्कुल सही जवाब दिया सबने, 90 जूल होगी। गलत तो नहीं है भाई, ऐसा ही है। मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मैंने 100 नहीं दिया भाई, मैंने डेल्टा क्यू जो दिया वो 30 जूल दिया, और उसके नतीजे में वर्क डन जो हो गया वो 5 जूल का हो गया। बताओ डेल्टा यू कितना? 25। मैं इस तरह से वैल्यू चेंज करता रहूं, आप लोग टक करके जवाब देते रहेंगे। उसका रीजन पता है क्या है? आप जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। डेल्टा यू की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा क्यू में से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। अब एक मिनट, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना? अब इसको जरा जरा पढ़े खोल के, तो कैसे पढ़ेंगे? टोटल, अब पढ़ना शुरू करो। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। दोबारा पढ़ो मेरे साथ, क्या है ये? टोटल change in internal energy of a system is equal to the amount of heat supplied to the system minus amount of work done by the system। ये समझ में आ गया? अब जाके स्टेटमेंट पढ़ लो, खुद ब खुद याद हो जाएगी। बोलो बेटे, स्टेटमेंट समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये याद रखिएगा, टोटल आपके पास 4 प्रोसेस हैं। कितने प्रोसेस हैं? 4। अगेन रिपीट करते हैं, कितने प्रोसेस हैं भैया? 4। पहला जो प्रोसेस है, अभी लिखिएगा मत, पहले मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसको अभी आपको काम तरीके से लिखवाऊंगा। टोटल इसकी, अब एप्लीकेशंस की तरफ आ रहे हैं, फोकस इधर करो बेटा। टोटल 4 एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले को कहा जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। बोलो, पहले प्रोसेस को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। बोलो, दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? तीसरे को कहते हैं isothermal process, and the last one is adiabatic process। बताओ कितने प्रोसेस हैं? 4। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ये क्लियर हो गया? बोर्ड के पेपर में ना हमेशा इनमें से कोई सा भी 2 आ जाता है। आपको याद तो चारों ही करने होंगे, कोई से भी 2 आ जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है ये, सेक्शन सी में आता है अगर आया तो। ये 4 प्रोसेस, यानी वो कहेंगे स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और साथ में एक्सप्लेन आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक, या फिर आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, या फिर एडियाबैटिक एंड, इस तरह से 4 में से कोई से भी 2 दे देंगे, हमें तो नहीं पता कौन से देंगे। तो अब बुनियादी तौर पे आपको चारों प्रोसेस याद करने। अब बारी बारी करेंगे क्या? सबसे पहले ना इन चारों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सबसे पहले इन चारों की क्या याद होनी चाहिए? अब 1 सेकंड के अंदर अभी आपको डेफिनेशन याद करवा रहा हूं। आइसो का मतलब क्या होता है पता है किसी को? पता होना चाहिए वैसे। आइसो बंगाली में आइसो का मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको बंगाली हूं नहीं, बता रहा हूं। आइसो का मतलब बंगाली में होता है आ रहा हूं। ये तफरी कर रहा हूं जस्ट। बंगाली में आइसो, चावल को कहते हैं भात। बोलो, भात है। और मछली को पता है क्या कहते हैं? मछली को कहते हैं मौसी, भात मौसी। जो गोल करके बोलेंगे, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं दानिश कहां जा रहे हो, तो वो दानिश नहीं बोलेंगे, दानिश कहां जा रहा हो, ऐसे मुंह गोल करके बोलते हैं। ये ना, मैं जब दुबई गया था ना, तो वहां पर मेरा जो ड्राइवर था, यानी हम एक ड्राइवर कर लेते हैं कि भाई पूरे दुबई घूमना है, जो भी व्हाटएवर। तो मेरा जो ड्राइवर था ना, पक्का कोई बंगाली। और आप यकीन करें कि हंस हंस के हम लोग पागल हो जाते थे पूरे रास्ते।
ये साला सीख लो, एक नंबर का कमीना है, ऐसा नहीं, ये इस तरह से बता रहा होता था ना पूरे रास्ते, मैं भाई साहब ये साला रिश्वत हो रहा है, ऐसा नहीं समझो, शरीफ है। अब हम लोग पूरे रास्ते ना उसके साथ जो है एंजॉय करते रहते थे, बड़ा प्यारा एक्सेंट है भारत। तो खैर, आइसो का मतलब बंगाली में, आइसो वर्ड का जो असल मतलब होता है सेम होता है, कांस्टेंट। आइसो वर्ड का जो मतलब होता है वो सेम होता है, तवज्जो रखिएगा। बैरिक का मतलब ही बता दो। बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। बैरिक का मतलब क्या होता है? अब तवज्जो के साथ जरा देखो, आइसोबैरिक एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें क्या कांस्टेंट होता है भाई? प्रेशर। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? सच प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन सेम इज कॉल्ड, हो गई डेफिनेशन याद? फिर बोलो डेफिनेशन क्या है? सच प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन सेम इज कॉल्ड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होगा? तब वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बेटा वॉल्यूम में, डेफिनेशन खुद ही बनाओ जल्दी से, सच प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन सेम इज कॉल्ड, क्लियर है? आइसोथर्मल, थर्म, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर। तो अब इसकी भी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, बोलो डेफिनेशन। सच प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो समझ आ रही बात? अच्छा, एडियाबैटिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट आ सकती है उस सिस्टम में, जैसे थर्मोस वगैरह है, तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसमें ना हीट एंटर होगी ना हीट लीव होगी। तो अब इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सच प्रोसेस इन विच हीट रिमेन सेम, सच प्रोसेस इन विच हीट रिमेन सेम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक और तभी बोल सकते हैं कि सच प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और सप्लाई फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब तवज्जो रखिएगा जरा, मैं रिपीट कर रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कितने प्रोसेस आ गए? 4। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। Isobaric, such process in which pressure remains same is called isobaric. Isocoric, such process in which volume remains same is called isocoric. Such process in which temperature remains same is called isothermal. ये सब मैं भी लिखवाऊंगा, लिखना मत अभी तुम लोग। और such process in which heat remains same या no heat enter or supply from the system is called adiabatic process. तो सबसे पहले तो इन चारों में आपने डेफिनेशन याद करनी है। जब मैं लिखवाऊंगा ना काम, तो चारों की पहले में क्या लिखवाऊंगा? डेफिनेशन। याद भी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब आगे सुनो, इसके बाद इसकी इक्वेशन आएगी। इसके बाद इसकी क्या आएगी? अभी इक्वेशन तो नहीं करवा सकता, जाहिर सी बात है, इक्वेशन करेंगे। उसके बाद इन चारों के ग्राफ्स आएंगे। उसके बाद इन चारों के क्या आएंगे? फिर से देखो, पहले नंबर पे डेफिनेशन, यानी आइसोबैरिक खुद एक ना एक टॉपिक है। अब इस आइसोबैरिक के अंदर डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, जो डेरिवेशन साथ हो जाएगी, और उसके बाद उसका ग्राफ। फिर आइसोकोरिक, डेफिनेशन, डेरिवेशन, ग्राफ। इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या होगा? कंप्लीट होगा। बेटा क्लियर है? हेडिंग डालो एप्लीकेशंस की, और फिर उसके नीचे लिखो देयर आर, एप्लीकेशंस की हेडिंग डालो और लिखो देयर आर, देयर आर देयर आर there are 4 applications of first law of thermodynamics. There are 4 applications of first law of thermodynamics. उसके बाद ये 4 के नाम लिख लो, अभी ये मत लिखना। There are 4 applications of first law of thermodynamics लिख लिया, उसके बाद ये 4 नाम लिखो, और उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस की हेडिंग डाल देना। पहले ये 4 नाम लिख लो, उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस की हेडिंग डाल देना। बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस की हेडिंग डाल के, अब देखो लाइन सब हम बारी बारी चारों प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आइसोबैरिक की हेडिंग डाल के देखो, सच प्रोसेस इन विच such process in which
such process in which pressure of the system remains same, such process in which pressure of the system remains same is known as, such process in which pressure of the system remains same, such process in which pressure of the system remains same is known as isobaric process. Such process in which pressure of the system remains same is known as isobaric process. Such process in which pressure of the system remains same is known as isobaric process. इसके नीचे हेडिंग डाल दो एक्सप्लेनेशन. अब ये आज हम आइसोबैरिक को कंप्लीट करते हैं पूरा. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन. अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनना तवज्जो के साथ तमाम बच्चे. बेटा देखो, हमारे पास आइसोबैरिक ना एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस में प्रेशर को चेंज हम नहीं करेंगे. अच्छा, अब इमेजिन कीजिए कि ये हमारे पास अगेन एक सिस्टम है और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है जिसको हमने क्या कह दिया, V1 कह दिया. इनिशियली तौर पे इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, V1 है. और इस वक्त इसका जो प्रेशर है राइट नाउ वो P1 है या P है. P1 तो नहीं लिखेंगे, P लिखेंगे क्योंकि प्रेशर यहाँ पे सेम रखना है. प्रेशर P है, इनिशियली तौर पे वॉल्यूम V1 है और अंदर जो टेम्परेचर होगा राइट नाउ वो क्या होगा, T1. टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, T1. एंड जस्ट इमेजिन कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने जो हीट सप्लाई की, जरा आप बताएंगे जो हीट सप्लाई करते हैं वो क्या होता है, डेल्टा क्यू. जो हमने इसको हीट सप्लाई की वो क्या की, डेल्टा क्यू. तो जैसे हम बेटा इसको हीट सप्लाई करेंगे, यानी कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको हम सप्लाई कर रहे हैं, तो नतीजे के तौर पे ये जो पिस्टन है ये यहाँ से मूव करेगा और एक नए पॉइंट की तरफ चला जाएगा. इस पॉइंट को मैंने V1 कहा था. तो अब जो नया पॉइंट इसका है वो क्या है बेटा, V2. नए पॉइंट पे जो गया ये V2 है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज आ गया. प्रेशर P का P ही रहा, प्रेशर में चेंज नहीं किया. लेकिन जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. इसकी प्रेशर ऊपर जो पिस्टन, मिसाल के तौर पे इमेजिन करो कि एक पिस्टन है, उसके ऊपर आपने 5 kg का वेट रखा हुआ था और वो 5 kg रखा आपने, तो प्रेशर में तो चेंज नहीं आया. लेकिन फिर भी पिस्टन अगर ऊपर आ गया है तो उसका मतलब यही है ना कि अंदर जो हीट लगी थी, हीट मौजूद थी, उसने इंटरनल टेम्परेचर को इतना ज़्यादा चेंज किया कि उसने प्रेशर एक्सर्ट किया और पिस्टन को कहाँ लेके आया, वो ऊपर. इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर सेम रहा, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज की वजह से इस पिस्टन ने वर्क डन किया. अच्छा, ख्याल रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तवज्जो रखिएगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसका वर्क डन भी कहलाएगा. जो इसका क्या कहलाएगा, वर्क डन. यहाँ तक की बातें समझ में आ गई. अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर, क्योंकि मैं भी वर्डिंग लिखवाऊंगा तरीके से, पहले मैं 2 मिनट के अंदर ना इसकी डेरिवेशन को लपेट दूं. मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं. आप लोग कितने भी नालायक हो, कितने भी नाअहल हो, कितने भी नामाकूल हो, लेकिन आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, W=FD. ठीक है, ठीक है, W=FD. ठीक है, तो W=FD होता है. ये एक जनरल फॉर्मूला जो मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जाता है, सही है ना. W=FD अगर है तो अगले स्टेप में क्या मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूं कि W=PAD. आप कहेंगे भाई क्यों, कैसे हो गया ये. तो ये देखो, आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रेशर इज टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो मेरा बच्चा जब P वहां चला जाएगा तो PA किसके बराबर आ जाएगा, तो यानी कि F की जगह क्या लिखा जा सकता है, PA. तो ये देखो W तो ऐसे ही रहा, F की जगह क्या आ गया,
पी ए, और डी की जगह क्या आ गया डी। अगले स्टेप में मैं इसको हिस्सा भी लिख सकता हूं, पीवी। पता है क्यों? देखो अब ये उसूल याद रखना, स्टार्ट में क्लियर कर दे रहा हूं। एरिया का मतलब होता है दो साइड्स, हम कई दफा इसको पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया का मतलब दो साइड, वॉल्यूम का मतलब तीन साइड। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, एरिया लिखा हुआ है तो एरिया का मतलब कितनी साइड लिखी हुई है? दो। और डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ एक साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट एक साइड और एरिया दो साइड, तो ये ए और डी मिलके कितनी साइड्स बन गई? आ रही बात समझ में? देखो एरिया कितनी साइड और डी कितनी साइड, तो ए और डी मिलके कितनी साइड बन गई? तीन। तो तीन साइड किसके बराबर होती है? तो ए और डी मिलके क्या बन गया? वॉल्यूम। ये भी क्लियर हो गया मेरा बेटा। और अगर मैं दोनों साइड पे चेंज अप्लाई कर दूं तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी। तवज्जो रखिएगा, ये हमने वर्क डन की क्या निकाल ली? वैल्यू निकाली। इधर फोकस करें जरा मुझ पर। अब हम क्या लिखेंगे? यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ, अभी मेरे साथ मत लिखिएगा, पहले मैं वर्डिंग लिखवाऊंगा, डायग्राम बनवाऊंगा, उसके बाद काम होगा। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जरा जल्दी बताओ। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। बोलो मुश्किल तो नहीं है? नीचे हम क्या लिखेंगे? दिस इज द, वो लिखवा दूंगा उसी वक्त, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या लिखेंगे यहां पर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। याद है? क्लियर? अब पहले वर्डिंग जरा लिखो। देखो कंसीडर अ कंटेनर, कंसीडर अ कंटेनर, कंसीडर अ कंटेनर, या सिलेंडर लिख लो, आपकी बुक में सिलेंडर बोला हुआ है। कंसीडर अ सिलेंडर या कंटेनर, जो चाहे लिख सकते हैं आप। कंसीडर अ कंटेनर having conducting base, consider a container having, consider a conductor, consider a container, consider a container having conducting base, having conducting base, having conducting base and having conducting base and non-conducting walls, having conducting base, having conducting base and non-conducting walls, conducting base, non-conducting walls and frictionless piston and frictionless piston of cross sectional area, क्रॉस सेक्शनल स्पेलिंग अगर नहीं पता तो देख लीजिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब इनवर्टेड कॉमास में कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्टेड कॉमास में कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्टेड कॉमास में कैपिटल ए। याद क्लियर है? अच्छा ये जो पैराग्राफ है ना, ये सब में ऐसे ही आएगा। इसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन कराया है कि भाई देखो, कंसीडर अ कंटेनर, कंडक्टिंग बेस, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, कि हमें साइड से तो हीट नहीं निकालनी वरना तो मर्सर बन जाएगा, तो साइड हमारी नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए और यहां से तो हीट देनी है तो ये कंडक्टिंग होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ रही है? ऐसे ही है। अच्छा दूसरी बात ये कि समझो बेटा, इसके बाद ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए ले लिया। अच्छा अब ये सब में आगे जो चार प्रोसेस कराऊंगा ना उसमें भी इसी तरह से पहले इनका इंट्रोडक्शन होगा कि इंजन ये है हमारा,
अब पैराग्राफ बना के लिखो, if delta Q is the amount of heat supplied to the system, if delta Q is the, inverted commas में, if delta Q is the amount of heat supplied to the system, if delta Q is the amount of heat supplied to the system, if delta Q is the amount of heat supplied to the system, amount of heat supplied to the system, and if delta Q is the amount of heat supplied to the system, and delta U is the change in its internal energy, and delta U is the change in its internal energy, delta U is the change in its internal energy, delta U is the change in its internal energy, delta U is the change in its internal energy, then at constant pressure, then at constant pressure, inverted commas में capital P, P का इंट्रोडक्शन हो गया, then at constant pressure, inverted commas में capital P, pressure P ना, P for Pakistan, then at constant pressure, inverted commas में capital P, its volume increases from V1 to V2, its volume increases from V1 to V2, its volume increases from V1, its volume increases from V1 to V2, and piston displaces by inverted commas में small d, and the piston displaces by inverted commas में small t. फुल स्टॉप डाल के रखो। ये सब बातें समझ में आ रही है? मैं सब अपनी तरफ से वर्डिंग डिजाइन मार रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, सबका इंट्रोडक्शन कराना जरूरी होता है। ये क्लियर हो गया? फुल स्टॉप डाल के लिखो, हेंस द वर्क डन बाय द फोर्स, हेंस द वर्क डन, इनवर्ट कॉमास में W भी लिख लो, हेंस द वर्क डन, इनवर्ट कॉमास में W, बाय द फोर्स, इनवर्ट कॉमास में F लिख लो, कैपिटल F, हेंस द वर्क डन बाय द फोर्स F, कैपिटल F, will be डन, will be के बाद साइड में क्या बनेगी? ये डायग्राम बनेगी और यहां से लेकर यहां तक राइट डाउन करेंगे और नीचे में सेंटेंस क्या लिखा हुआ है ये बेटा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। उसके बाद में इसको लिखने के बाद किसकी हेडिंग डाल देना? ग्राफ की। कल कंटिन्यू करेंगे यहां से। चले भाई राइट डाउन करें जल्दी से, इंशाल्लाह कल हम इसके ग्राफ से आगे के मामलात को देखेंगे। बुक किसकी है?